Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of combination. जैसा कि पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसके कॉजेज को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं. मेनली जब कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो इसको हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ यूनिट अबाउट टुगेदर. यानी कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को बाउट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन, थर्ड वन इज द लेटरल कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ वन इज द डायगोनल कॉम्बिनेशन. तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज है कॉम्बिनेशन की जिनको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. कम टू द वेरी फर्स्ट वन. द वेरी फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन. क्या मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का? जैसा कि नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल वे में जब बिजनेस यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. इसको हम ट्रेड कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या यूनिट कॉम्बिनेशन का भी नाम देते हैं. तो क्या होता है इस टाइप के कॉम्बिनेशन में? इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द बिजनेस यूनिट्स कंबाइन इन द सेम प्लेन. In other words, they carry on the same trade or are engaged in the same productive activity. They are more or less similar in characteristics and compete on the same plane. यानी कि जब हम सेम प्लेन में वर्क करने वाली डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन या ट्रेड कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या यूनिट कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही ट्रेड के अंदर ऑपरेट करने वाली डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन किया जाता है और ये जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो सेम टाइप की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज होती हैं तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं और वो सेम प्लेन में एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रही होती हैं. यानी कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करने वाली डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को अगर आप एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हो तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोप इंडस्ट्री में काम करने वाली डिफरेंट फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स एक दूसरे के साथ में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंबाइन कर लें तो ये भी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा. यानी कि जब सेम इंडस्ट्री में वर्कआउट करने वाली फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाएंगी तो हम उसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुगर यूनिट्स की बात करते हैं तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर कंबाइंड वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पेपर मिल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर कंबाइंड वे में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करें तो हम इसको नाम देंगे किसका? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का. तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब सेम इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करने वाली डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर कंबाइंड वे में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करें तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाता है. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्म होती है कॉम्बिनेशन की. यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपने साइज को एनलार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम लेवल तक फॉलो किया जाता है. जैसे कि इसके रेफरेंस में मैंने एक डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया है. यहाँ मैंने डिफरेंट शुगर मिल्स को इंक्लूड किया है. शुगर मिल 1, शुगर मिल 2, शुगर मिल 3, 4, 5 एंड 6. अब क्या हुआ, ये पहले सेपरेटली वर्कआउट कर रही थी. अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर एक इंडिविजुअल बेसिस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया. यानी कि उन्होंने अपने कंबाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. तो ये जो कॉम्बिनेशन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का, ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा.
क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री की फर्म्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इसी वजह से इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, यह जो वॉलंटरी कॉम्बिनेशन है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स ऑफ सेम नेचर अंडर अ सिंगल मैनेजमेंट। यानी कि एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर में जब 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स जो सेम नेचर की हो और वो वॉलंटरी बेसिस पर एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो जाए, तो हम उनके इस वॉलंटरी एसोसिएशन को हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन या वॉलंटरी कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन और वॉलंटरी कॉम्बिनेशन। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजिंग द पर यूनिट कॉस्ट। क्योंकि जब इंडिविजुअल बेसिस पर ऑपरेट कर रहे होंगे बिजनेस फर्म्स, तो क्या होता है कि उसमें रिसोर्सेस इनके पास अवेलेबल होते हैं कम क्वांटिटी में, तो ये ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाने की पोजीशन में नहीं होती है और इसी वजह से इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब ऑपरेशंस इनके कंबाइंड हो जाते हैं, तो कंबाइंड होने के बाद जो स्मॉल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो स्मॉल प्लस स्मॉल प्लस स्मॉल जब मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो ये लार्ज रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल होने के केस में एफिशिएंट वे में ये वर्कआउट करती हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है इनको। और जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्शन में, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी इनकी, मिनिमाइज हो जाएगी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाता है। सेकंड वन इज द एलिमिनेशन कंपटीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपटीशन को एलिमिनेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का। क्योंकि अगर सेम इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स इंडिविजुअल बेसिस पर वर्कआउट कर रही थी, तो उनके बीच में टफ कंपटीशन था और उस टफ कंपटीशन की वजह से वो लगातार अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर रही थी और उसी वजह से उन्हें प्रॉफिट भी लगातार कम होता चला जा रहा था, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार कम होता चला जा रहा था। तो इस प्रॉफिट मार्जिन को कम होने से बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो लिए और जब कंबाइन हो लिए तो उसे इनके बीच का कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अब ये एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए कंबाइंड वे में बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इससे कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जिससे रिसोर्सेज की वेस्टेज जीरो हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द हायरिंग द एक्सपर्ट सर्विसेज। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो करने के पीछे मकसद होता है एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को हायर करना। क्योंकि जब फर्म्स स्मॉल लेवल पर वर्कआउट कर रही होती है, तो वो इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को हायर कर सके। लेकिन एक बार जब ऑपरेशंस कंबाइंड हो जाते हैं, तो ऑपरेशंस कंबाइंड होने के बाद फर्म्स इस पोजीशन में आ जाती हैं कि वो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को प्रॉपर्ली हायर कर सके, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और जब कंबाइंड ऑपरेशंस फॉलो होते हैं, तो रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिसके बेसिस पर एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को हायर करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और जब एक्सपर्ट्स की सर्विसेज आपके पास अवेलेबल होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स की सर्विसेज अवेलेबल है, आपके पास एक्सपर्ट्स ओपिनियन अवेलेबल है। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज सप्लाइंग गुड्स एट लोएस्ट प्राइस। गुड्स को अगर लोएस्ट प्राइस पर सप्लाई करना है, वो भी प्रॉफिट अर्न करते हुए, लॉस इनकर नहीं करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करते हुए अगर गुड्स को लोएस्ट प्राइस पर सप्लाई करना है, तो एक बेहतर विकल्प, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाए। और इसी वजह से फर्म्स हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाती हैं। इससे होता क्या है, लार्ज स्केल इकोनॉमी का फायदा मिलता है और लार्ज स्केल इकोनॉमी के बेसिस पर ये कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज कर पाती हैं। कॉस्ट पर यूनिट के मिनिमाइजेशन के साथ साथ इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है, जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो भी इनकी मिनिमाइज हो जाती है और टोटल कॉस्ट ऑल ओवर, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो मिनिमाइज हो जाती है। जब ऑल ओवर टोटल कॉस्ट मिनिमाइज लेवल तक ये ले जाते हैं, तो उसके बेसिस पर ये कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अवेलेबल कराने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब गुड्स को अगर लोएस्ट प्राइस पर सप्लाई करना है मार्केट में, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो करना जरूरी होता है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज द अवॉइडिंग ओवर प्रोडक्शन। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से बचना है अगर, या ओवर प्रोडक्शन को अवॉइड करना है,
तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए, ये एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि होता क्या है कि जब फर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं तो वो डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, जिसके बेसिस पर इन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, लेकिन डिमांड उतनी नहीं होती है उनके प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है और उन्हें कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन जब फर्म्स कंबाइंड हो जाती हैं तो कंबाइंड होने के बाद इनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए प्रॉपर वे में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर सकती हैं। और इस प्रॉपर फोरकास्ट के बेसिस पर ये एक्चुअल डिमांड को पता कर सकती हैं फ्यूचर में, और उस डिमांड के बेसिस पर ये अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को एंश्योर करती हैं। तो जब प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग फॉलो की जाएगी, ऑटोमेटिकली वेस्टेज जीरो हो जाएगी और प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप ओवर प्रोडक्शन को अवॉइड करने की पोजीशन में आ जाओगे। लेकिन ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाता है, जब फर्म लार्ज स्केल इकोनॉमी को ऑब्टेन कर लेती है। नेक्स्ट वन इज द इंप्रूविंग प्रोडक्शन मेथड्स। ऑब्वियस है, जब स्मॉल लेवल पर ऑपरेट कर रही है तो जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो इतने ज़्यादा इंप्रूव्ड नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपको इंप्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड्स को फॉलो करना है तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और उतने रिसोर्सेज स्मॉल लेवल पर अवेलेबल होते नहीं है। तो जब फर्म्स कंबाइंड हो जाती हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसके बेसिस पर ये रिसर्च को फोकस करते हैं और उस रिसर्च के बेसिस पर ये नए नए तरीके सर्च करते हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कि किस तरीके से लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो किया जाए और उसके बेसिस पर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट पर यूनिट है और उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो उसके लिए वो लेटेस्ट मेथड्स सर्च किए जाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद ही ये पॉसिबल हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द अचीविंग लार्ज स्केल बेनिफिट्स। ऑब्वियसली है कि जब स्मॉल लेवल पर फर्म्स ऑपरेट कर रही थी पहले, कंबाइंड होने के बाद लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है अवेला, तो लार्ज स्केल बेनिफिट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाती है, जैसे कि ये लार्ज स्केल इकोनॉमीज को गेन कर सकें और उस लार्ज स्केल इकोनॉमीज के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस को मार्केट में गेन किया जा सके। इसी वजह से हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाता है। So these all are the different objectives of horizontal combination. Thank you.